हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड चैप्टर है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने फर्स्ट 2 टाइप्स कवर कर लिए थे, लेकिन इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आप इसे दोबारा से शुरू कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तुमने अंश तुमने से कल कवर किया था, लेकिन दोबारा से स्टडी करो इसकी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप है हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट हमारी क्या टाइप है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है जी। सबको मिल गया टॉपिक? ये आप सभी से पूछ रहा हूं, सभी को मिल गया टॉपिक? ये इधर भी आप सभी को मिल गया। सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस टॉपिक को आप सभी खोल लीजिए। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मिल गया आप सभी को। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट कोऑपरेटिव है सोसाइटी है कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट सोसाइटी कौन सी है? कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, स्टार्ट करते हैं। कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरी बात सुनो, नाम से क्या सजेस्ट है कि ये जो सोसाइटी है किसकी होती है? कस्टमर की, कंज्यूमर्स की। इसमें ऑल कंज्यूमर्स आ जाते हैं, सभी क्या आ जाएंगे? कंज्यूमर्स। इस सोसाइटी में क्या किया जाएगा? जो गुड्स होगा वो सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदा जाएगा, और जो मिडिल मैन है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। देखिए, कल भी मैंने बताया था, सपोज कीजिए एक तो होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर तो होता है जो सामान बनाता है। उसके बाद होता है एजेंट। जब आप पूरे नेशन में, पूरी कंट्री के अंदर डील करना चाहते हैं तो वहां पर आप एजेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? एजेंट। इसके बाद होता है एजेंट। एजेंट के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। ये जो 3 हैं ये हमारे मिडिल मैन होते हैं, ठीक है जी। ये तीनों क्या होते हैं? हमारे मिडिल मैन। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। इसमें जो गुड्स परचेज किया जाता है, ठीक है, वो कौन परचेज करेगा? वो सीधा परचेज किया जाएगा मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। इसमें मिडिल मैन को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो सीधे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, सीधे किससे गुड्स खरीदेगी? मैन्युफैक्चरर से। और जो मिडिल मैन है ये छोड़ देते हैं। इसलिए खरीदते हैं ताकि वो सामान सस्ता मिले। वो सामान कैसा मिले? सस्ता। क्योंकि अगर ये पार्टीज होंगी तो ये बीच में प्रॉफिट कमाएंगी, और जब ये तीनों पार्टी प्रॉफिट कमाएंगी तो कंज्यूमर को वो सामान कैसा मिलेगा? महंगा मिलेगा। तो इसमें क्या किया जाता है? सीधे किससे सामान खरीदा जाता है? मैन्युफैक्चरर से। और कौन आता है इसमें? कंज्यूमर्स। कोऑपरेटिव, कल बताया था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो सोसाइटी होगी इसमें एक जैसे इंटरेस्ट वाले बंदे आते हैं। जैसे सभी कंज्यूमर्स का एक जैसा इंटरेस्ट होता है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन आएंगे? ऑल कंज्यूमर्स आएंगे। ओके, स्टडी कीजिए बुक से। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर। इस सोसाइटी में कौन आता है? कंज्यूमर। हु जॉइन टुगेदर, जो एक साथ इकट्ठे होते हैं टू एलिमिनेट द मिडिल मैन, ताकि किसको हटाया जा सके? मिडिल मैन को बीच में छोड़ा जा सके। तो इसमें सभी कंज्यूमर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं ताकि मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जा सके। ओके, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो गुड्स होता है वो सीधे किससे परचेज किया जाएगा? मैन्युफैक्चरर से परचेज किया जाएगा। एंड सेल देम, तो इसमें सीधे किससे सामान खरीदेंगे? मैन्युफैक्चरर से। एंड सेल देम, और उसको सेल कर दिया जाता है मेंबर्स को एट रीजनेबल प्राइस, सही प्राइस पर। तो ये सोसाइटी सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेगी, और जो इस सोसाइटी के मेंबर्स होंगे उन्हें सही प्राइस पर वो गुड्स बेच दिया जाएगा। समझ गए? तो किसे छोड़ा जाता है इसमें? मिडिल मैन। क्लियर है? मिडिल मैन को छोड़ दिया जाता है ताकि सस्ता सामान मिल सके, ठीक। द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर, जो प्रॉफिट होगा इन स्टोर्स का वो सभी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
जो प्रॉफिट होगा इन सोसाइटीज का किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? मेंबर्स को। किस फॉर्म में? डिविडेंड ऑन कैपिटल। ये मान लिया जाएगा कि जितनी मेंबर्स ने कैपिटल लगाई उस कैपिटल पर उन्हें क्या दे दिया गया? डिविडेंड। ठीक है, तो जो इन स्टोर्स का प्रॉफिट होगा वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? मेंबर्स को। किस वे में? कैपिटल पर डिविडेंड, या अंडरलाइन कर लो, या बोनस इन रेशो टू दियर परचेज, या जितनी उन्होंने परचेज की है उसके रेशो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जितनी जितनी मेंबर्स ने, जहां जितने मेंबर्स होंगे, जितने उन्होंने सामान खरीदा होगा उसका रेशो बना लेंगे और प्रॉफिट उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ गए? यहां तक आपको क्लियर है क्या? बस यही था। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन होंगे? कंज्यूमर्स होंगे। ठीक है, जो इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि सामान सीधे किससे खरीदा जाए? मैन्युफैक्चरर से। किसको छोड़ दिया जाए? मिडलमैन को, ताकि वो सामान सस्ता मिले। सामान खरीदकर जो यहाँ मेंबर्स होंगे इस सोसाइटी के, उन मेंबर्स को सामान बेच दिया जाता है रीजनेबल प्राइस पर। जो ये प्रॉफिट अर्न करेगी सोसाइटी, किसको देगी वो प्रॉफिट? मेंबर्स को। दो तरीके से, या तो ये मानकर देगी कि कैपिटल पर डिविडेंड, जितना उन्होंने सोसाइटी में पैसा लगाया उस पर हमने डिविडेंड दे दिया, या जो मेंबर ने सामान खरीदा होगा उसके रेशो में। कल मैंने बताया था इस सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम 10 मेंबर चाहिए। कितने मेंबर चाहिए? 10। मान लीजिए आप जितने बंदे हो, आप सभी मेंबर्स हो इसके। ठीक है, सीधे सामान किससे खरीद लिया? मैन्युफैक्चरिंग, और आपको बेच दिया गया सही प्राइस पर। जो प्रॉफिट हुआ आप सभी लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा। जी आपने कैपिटल लगाई होगी मेंबर बनने के लिए, तो ये क्या माना जाएगा? कैपिटल पर क्या दे दिया? डिविडेंड। या मान लो आप सबने जितना सामान खरीदा, इसने 1 लाख का, आपने 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, रेशो बना दिया 1 2 3 4 5, और उसमें प्रॉफिट बांट दिया गया। ये समझ में आ गई बात? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, कि जो एसेंशियल का मतलब जो जरूरी गुड्स है उसकी लगातार मार्केट में सप्लाई बनी रहे। जो जरूरी सामान है उसकी मार्केट में लगातार क्या बनी रहे? सप्लाई। ये इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो जरूरी सामान है उसकी लगातार सप्लाई बनी रहे। सप्लाई की जाए गुड्स रीजनेबल प्राइस पर, एलिमिनेट माने छोड़ना। किसका प्रॉफिट छोड़ दिया जाएगा? मिडिलमैन। जब इन्हें हटा देंगे तो इनका प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो कोशिश की जाएगी कि रीजनेबल प्राइस पर वो गुड्स सप्लाई करा जाए। सप्लाई किसको करा जाएगा? यस, मेंबर्स को। क्लियर हो गई बात? ठीक। नेक्स्ट, थर्ड, टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ हाई क्वालिटी। गुड्स और सर्विस, ये इनका ऑब्जेक्टिव है इस सोसाइटी का, कि क्वालिटी गुड्स देना। सोसाइटी को कैसा गुड्स देना? क्वालिटी गुड्स देना। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, सेकंड अब हमारी सोसाइटी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी होगी? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, स्टार्ट करें? पहले मुझे ओरली सुनो। इस सोसाइटी के अंदर 2 तरह के प्रोड्यूसर आते हैं। नेम सजेस्ट क्या? प्रोड्यूसर्स। इसमें कितने प्रोड्यूसर्स आएंगे? 2। इसमें 2 तरह के प्रोड्यूसर आते हैं। ठीक है, एक प्रोड्यूसर तो वो होगा, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो सामान बनाते हैं। एक प्रोड्यूसर तो वो होगा जिसके पास बड़ी मुश्किल है खरीदना रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मशीन खरीदना और टेक्नोलॉजी खरीदना उसके बस की बात नहीं है। यानी उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट है क्या क्या खरीदना? मशीन वगैरह, और इनके बिना सामान बन जाएगा। तो एक तो प्रोड्यूसर वो होगा जिसके लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क है मशीन, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी खरीदना। एक तो वो प्रोड्यूसर हो गया। दूसरे वो प्रोड्यूसर आते हैं जिन्होंने सामान तो बना दिया लेकिन उनपे वो सामान सेल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें 2 तरह के प्रोड्यूसर आएंगे। समझ गए? दूसरे तरीके के प्रोड्यूसर क्या होंगे? जिन्होंने सामान तो बना दिया बट उसको सोल्ड करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो 2 तरह के प्रोड्यूसर हैं। अब जो पहले प्रोड्यूसर हैं उनके पास क्या नहीं था? ठीक, तो ये सोसाइटी उनको रॉ मटेरियल, मशीन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी ताकि वो अपना सारा ध्यान प्रोडक्शन करने पर रखें। समझ गए? और दूसरे तरीके के जो प्रोड्यूसर हैं उन पर क्या नहीं हो रहा है? सोल्ड नहीं हो रहा, तो कोशिश की जाएगी कि वो अपना सामान, उनका सामान सोल्ड किया जाए। तो 2 तरह के प्रोड्यूसर आएंगे सोसाइटी में। समझ में आ गई बात? पढ़िए। This society consists of small producer।
इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर आ जाते हैं हु इंडिविजुअली फाइंड, जिनको बड़ी डिफिकल्टी होती है टू परक्योर का मतलब खरीदना, परक्योर का मतलब हाँ, जिनको इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल, इनपुट का मतलब जिनको रॉ मटेरियल खरीदने में दिक्कत आ रही है, मशीन को खरीदने में दिक्कत आ रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को खरीदने में दिक्कत आ रही है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो एक तो हो गई प्रॉब्लम ये, क्लियर है? तो इस तरह के प्रोड्यूसर को किस किस चीज में दिक्कत आ रही है? रॉ मटेरियल, मशीन और टेक्नोलॉजी खरीदने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, देयर वर्ड। अब यहां पर 2 टाइप के प्रोड्यूसर बताए गए कि यहां पर कितने टाइप के प्रोड्यूसर होंगे? 2। फर्स्ट तो वही है जिनके पास, फर्स्ट में क्या है? दी वन विच प्रोवाइड्स, जिनको हमें रॉ मटेरियल देनी है, इनपुट देना है और मशीन देनी है, ताकि वो अपनी सारी कंसंट्रेशन किस पर रखें? प्रोडक्शन पर। तो सेल पर कह रहे हो? प्रोडक्शन करने पर। ठीक है, तो पहले प्रोड्यूसर तो क्या होंगे? प्रोड्यूसर को क्या क्या देनी होगी? रॉ मटेरियल, मशीन और टेक्नोलॉजी देनी होगी, ताकि वो अपनी सारी कंसंट्रेशन प्रोडक्शन पर रखें। इतनी बात क्लियर हो गई? सेकंड, दी वन विच सेल द गुड प्रोड्यूस बाय दीज प्रोड्यूसर, दूसरे में उन प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने सामान तो बना दिया, उनका सामान बिक नहीं रहा है, उनके सामान को क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। तो दूसरे तरह के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने सामान तो प्रोड्यूस कर दिया, वो सेल नहीं रहा, तो उनके सामान को क्या करना है? सेल करना है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? तो दोनों तरह के प्रोड्यूसर आ गए, माइंड में क्लियर हो गई बात यहां तक? द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इन प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन प्रोपोर्शन का मतलब रेशो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? रेशो टू द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जितना मेंबर ने अपना सामान बेचा उसके रेशो में उनके बीच में प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे किसी ने 1 लाख का सामान बेचा, सेकंड ने 2 लाख का, एक ने 3 लाख का, तो रेशो बना दो 1:2:3:4:5:6। ठीक है, इस तरह से वो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इनका प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? जितना मेंबर ने सामान बेचा उसके रेशो में वो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, इन सोसाइटी के क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला पॉइंट, टू एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो प्रोड्यूसर हैं उनको रॉ मटेरियल इनपुट सप्लाई की जाए रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस का मतलब सही प्राइस पर। तो पहला इनका ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का कि प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल और मशीन प्रोवाइड की जाए सही प्राइस पर, यही तो बताया था। सेकंड, टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीन एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उनको लेटेस्ट मशीन और न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए प्रोडक्शन करने की। ठीक है, किसको प्रोवाइड करनी है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कहें, प्रोड्यूसर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मशीन प्रोवाइड की जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? थर्ड, टू एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मेंबर, जो मेंबर ने सामान प्रोड्यूस किया है उसको स्मूथली सेल किया जाए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? किसने सामान बनाया है? प्रोड्यूसर ने जो सामान बनाया, उसे मेंबर भी कहा गया, उसके सामान को अच्छी तरीके से क्या करना? सेल करना। और लास्ट, हेल्पिंग द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की हेल्प करना कि वो अपनी सारी अटेंशन किस पर रखें? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, वो अपनी सारी अटेंशन किस पर रखें? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर अपनी सारी अटेंशन रखें। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? ठीक, नेक्स्ट, क्लियर हो गई क्या सोसाइटी? ये मैंने करा दिया था, लेकिन मैंने अब आपको रिवीजन कराया ताकि आपको सही क्लियर हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पर फोकस करते हैं। थर्ड, हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो होगी थर्ड, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। क्या होगी जी? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब देखिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर आते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर का मतलब छोटे छोटे प्रोड्यूसर आते हैं जिन पर इंडिविजुअली का मतलब अकेले से अपना सामान सोल्ड नहीं हो पा रहा है। इसमें कौन आते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर, जिन पर अपना सामान सोल्ड नहीं हो पा रहा है। था तो उसमें भी, लेकिन यहां पर स्मॉल प्रोड्यूसर हैं।
यहां पर स्मॉल प्रोड्यूसर आएंगे जिन पर इंडिविजुअली अपना सामान सोल्ड, ठीक है, और हाई अच्छे प्राइस पर सोल्ड नहीं हो पा रहा है। किस पर सोल्ड नहीं हो पा रहा है? तो ये क्या करेंगे, उन सभी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के गुड्स को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसको हाई प्राइस पर, अच्छे प्राइस पर सोल्ड करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई बात? अब अपनी बुक से पढ़िएगा। दी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। इसमें क्या आ जाते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर आ जाते हैं हु फाइंड इट डिफिकल्ट, जिनके लिए ये बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है टू सेल दियर प्रोडक्ट्स एट प्रॉफिट, कि वो अपने प्रोडक्ट को किस पर नहीं बेच पा रहे हैं? प्रॉफिट पर नहीं बेच पा रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या आ गई? स्मॉल प्रोड्यूसर जो अपने प्रोडक्ट को किस पर सोल्ड नहीं कर पा रहे हैं? प्रॉफिट पर सोल्ड। समझ गए? क्या है इसमें? स्मॉल प्रोड्यूसर जो अपने सामान को किस पर सोल्ड नहीं कर पा रहे हैं? प्रॉफिट पर। ठीक है। द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर, आउटपुट का मतलब जो उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया है, जो उन्होंने फाइनल सामान, जो क्या होगा, फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ है, उसे आउटपुट कहते हैं। दोबारा से समझो, यानी जो स्मॉल प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्शन बनाकर तैयार किया है, मान लीजिए मैं कोई सामान बना रहा हूं, तो जो सामान बनकर तैयार हुआ उसे क्या कहा गया? आउटपुट। तो जो आउटपुट होगा स्मॉल प्रोड्यूसर्स का इज ब्रोट टुगेदर, वो एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। सभी प्रोड्यूसर्स का सामान एक साथ क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस, और उसको बेस्ट प्राइस पर सोल्ड करने की कोशिश की जाती है। समझ गए? कौन आएंगे इसमें? प्रोड्यूसर, जिन पर अपना सामान प्रॉफिट पर बिक नहीं पा रहा है। तो सभी स्मॉल प्रोड्यूसर्स का सामान एक साथ क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको किस पर सोल्ड करने की कोशिश की जाती है? हाई प्राइस पर सोल्ड करने की कोशिश, बेस्ट प्राइस पर सोल्ड करने की कोशिश की जाएगी। सच ए सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी बनाकर क्या होता है? हेल्प टू इंप्रूव द बार्गेनिंग पावर। इससे मेंबर्स की बार्गेनिंग पावर क्या होती है? इंप्रूव। बार्गेनिंग का मतलब मोल भाव, मोल भाव करने की पावर इंप्रूव होती है और मेंबर्स की कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी इंप्रूव होती है। तो इससे मेंबर्स की एक तो बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगी, एक उसकी कॉम्पिटिशन पोजीशन भी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? बस यहीं तक निशान लगा लीजिए। आगे एक चीज और, एक लाइन और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इट पर पहले यहां तक समझे। कौन आता है इसमें? जो अपने सामान को किस पर नहीं बेच पा रहे हैं? प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर सभी प्रोड्यूसर को ये सामान को, जो उन्होंने सामान बनाकर तैयार किया है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको बेस्ट प्राइस पर सोल्ड करने की कोशिश की जाती है। इस तरह जब सोसाइटी बन गई तो इस सोसाइटी का मेन फायदा क्या होगा? कि इससे बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगी और मेंबर्स की कॉम्पिटिशन पावर भी इंप्रूव होगी। बार्गेनिंग पावर भी इंप्रूव होगी और कॉम्पिटिशन पावर भी इंप्रूव होगी। समझ गए भाई? बार्गेनिंग का मतलब समझ गए? मोल भाव करने की पावर भी इंप्रूव होगी और कंपटीशन पावर भी इंप्रूव होगी। समझ गए? ठीक है। आगे चलो, एक दो लाइन और पढ़ लो। इट परफॉर्म वेरियस, ये जो सोसाइटी है ना, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। मार्केटिंग फंक्शन, क्या नाम दिया उसे? ये बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन, वेयर हाउस को गोदाम कह देते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी देते हैं, गोदाम की फैसिलिटी भी देते हैं, पैकेजिंग की फैसिलिटी भी देते हैं और प्रोडक्ट्स को ग्रेड करने की, यानी प्रोडक्ट्स को साइज क्वालिटी पर डिफरेंशिएट उनको साइज और क्वालिटी पर भी डिफरेंशिएट करते हैं। समझ गए? तो ये कौन कौन सी मार्केटिंग फैसिलिटी दे रही? ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, पैकेजिंग और ग्रेडिंग। क्लियर है भाई? ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर आ जाइए। इनका ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ विच मेंबर। अभी आउटपुट का मतलब बताया था, जो मेंबर ने सामान बनाकर तैयार किया है उसके लिए एक फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव मार्केट्स प्रोवाइड करना। इस सोसाइटी का काम क्या है कि जो मेंबर्स ने टोटल प्रोडक्ट बना के दिया उसके लिए एक पॉजिटिव मार्केट प्रोवाइड करना। पॉजिटिव मार्केट का मतलब जहां पर वो सामान अच्छे रेट पर बिक जाए। तो ये मार्केट क्या करती है? जो मेंबर्स ने सामान बनाकर दिया है उसके लिए फेवरेबल पॉजिटिव मार्केट्स आपको प्रोवाइड करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? कौन सी मार्केट्स प्रोवाइड करेगी? पॉजिटिव मार्केट्स प्रोवाइड करती है। सेकंड, टू एंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट। आउटपुट का मतलब जो सामान बनकर तैयार हुआ है उसके लिए बेस्ट प्राइस, उसके लिए उसको बेस्ट प्राइस पर सोल्ड करवाती है।
ये सोसाइटी क्या करेगी, जो आपने सामान बनाकर तैयार किया मेंबर ने, उसको बेस्ट प्राइस पर सोल्ड करती है। दोनों पॉइंट ऊपर बता दिए थे मैंने। थर्ड, ये कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, पैकेजिंग की, विच इंडिविजुअली कैन नॉट अफोर्ड बाय द मेंबर। और यदि एक मान लो 10 मेंबर हैं, अकेला मेंबर खुद ही फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। समझ गए? तीनों पॉइंट क्लियर है? दोबारा रिपीट करूं? आ गए? अगर मैं 5 पॉइंट पढ़ा दूं, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा। 4, टू एंश्योर होनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिस। जब सामान वेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है, तो उसमें होनेस्टी अप्लाई जाती है। होनेस्ट का मतलब ईमानदारी। तो ये सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब सामान वेट माने तोला जा रहा है, मेजर किया जा रहा है और अकाउंट्स की बुक तैयार की जा रही है, तो उनमें होनेस्टी रखी जाती है, ईमानदारी रखी जाती है। और इसका काम क्या है, टू एलिमिनेट द मिडिलमैन। एलिमिनेट का मतलब मिडिलमैन को हटा देना और डायरेक्ट डील करना कस्टमर के साथ। ठीक है, यानी ये तो है मैन्युफैक्चरर। इस सोसाइटी में कौन आता है, प्रोड्यूसर आते हैं, प्रोड्यूसर ही तो सामान बनाते हैं, प्रोड्यूसर को मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बीच में एजेंट हटा देते हैं और मैन्युफैक्चरर सीधे सामान किसको बेचेंगे, कस्टमर को। तो ये मिडिलमैन को एलिमिनेट कर देते हैं, मिडिलमैन को हटा देते हैं और सीधे सामान किसको बेचते हैं, कस्टमर को। क्लियर है? नेक्स्ट है जी 4, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट है जी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी स्टार्ट करें। क्लियर है? समझ में नहीं आ रही है क्या? आगे है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। पहले ध्यान से सुनो, इसमें वो मेंबर्स आते हैं यदि उन्हें पैसे की जरूरत है, तो अगर वो मार्केट में पैसा लेने जाएंगे तो उन्हें मार्केट में वो पैसा इजीली अवेलेबल नहीं होगा। समझ में आ गया? इसमें कौन मेंबर्स आते हैं, इसमें वो मेंबर्स आएंगे यदि उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है और इंडिविजुअली वो पैसा लेने जाएंगे तो उन्हें मार्केट में पैसा नहीं मिल पाता। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है क्या? तो कौन आते हैं इसमें वो मेंबर्स आएंगे जिन्हें यदि पैसे की जरूरत है और वो इंडिविजुअली पैसा लेने जाते हैं तो उन्हें पैसा इजीली नहीं मिल पाता। समझ में आ गई बात? चलिए स्टडी कीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल्स। इसके अंदर वो पीपल्स आते हैं विद लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स का मतलब जिनके पास पैसे की कमी होती है। ओके, इसमें वो पीपल्स आएंगे विद लिमिटेड मीन्स, जिनके पास पैसे की शॉर्टेज होती है। हु फाइंड इट डिफिकल्ट, जिनके लिए बहुत डिफिकल्ट वर्क है टू अरेंज क्रेडिट और लोन लेना, जिनके लिए लोन लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इनके लिए पैसा लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके अंदर वो पर्सन आएंगे जिनके पास लिमिटेड मीन्स का मतलब पैसे की शॉर्टेज होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? जिनके पास क्या होगी, ठीक है, और जिनको पैसा अरेंज करना, क्रेडिट और लोन लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है। दीज सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस माने हेल्प, लिख लीजिए, असिस्टेंस माने हेल्प। ये सोसाइटी उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस यानी पैसे की हेल्प करती है टू इट्स मेंबर्स को। तो ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को फाइनेंशियली पैसे की हेल्प करती है। जी, पहली बात तो लिमिटेड मीन्स का मतलब उनके पास पैसे की शॉर्टेज है, उनके पास पैसे की शॉर्टेज हो गई तो ये सोसाइटी क्या करती है, उनको फाइनेंशियली पैसे की हेल्प करती है। हेल्प की क्या स्पेलिंग लिखी है, असिस्टेंस। ओके, तो ये सोसाइटी, तो उनके पास पैसे की शॉर्टेज होगी, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये सोसाइटी उन्हें क्या करती है, हेल्प करती है फाइनेंशियली, है ना। अगर वो मार्केट में जाए तो उन्हें पैसा नहीं मिल पाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को पैसे की हेल्प करती है, प्रमोट हैबिट्स ऑफ सेविंग। और ये अपने मेंबर्स के बीच में किसको प्रमोट करती है, सेविंग की हैबिट्स को प्रमोट करते हैं। सेविंग का मतलब बचत, कि वो क्या करें, बचत करें। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो यही बताया गया है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में। आगे चले। द फंड ऑफ दिस सोसाइटी, इन सोसाइटीज में जो फंड पैसा लगा होगा वो लगा होगा शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। मेंबर्स ने क्या लगाई होगी, कैपिटल लगाई होगी। इतनी
बात क्लियर होगी। मेंबर्स में क्या लगाई होगी? कैपिटल। इस पॉइंट्स को कवर करूंगा मैं पूरे इस वीडियो में, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। दोबारा से एक बार और अच्छी तरह से सोसाइटी लेकर चलें। इसके अंदर वो पीपल्स आते हैं जिनके पास क्या होगी? लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स का मतलब पैसे की शॉर्टेज होगी, और अगर वो मार्केट में लोन लेने जाएं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है लोन लेना। इतनी बात क्लियर हो गई। ये सोसाइटी क्या करती है? अपने मेंबर्स को फाइनेंशियली हेल्प करती है, उनको पैसे की हेल्प करेगी, और उनको ये कहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? सेविंग करें। सेविंग का मतलब समझते हैं? बचत करें। जब बचत करेंगे तो आपके पास पैसा भी इकट्ठा होगा, ठीक है। द फंड ऑफ दिस सोसाइटी, इन सोसाइटीज में जो पैसा लगा होगा वो मेंबर्स ने लगाया होगा शेयर कैपिटल में। अंडरलाइन कर लीजिए शेयर कैपिटल। मान लीजिए इस सोसाइटी में जो मेंबर्स होंगे, मान लीजिए जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो पैसा लगाएंगे, लेकिन वो पैसा लगाएंगे शेयर्स में। किसमें लगाएंगे? और उसे कहा गया शेयर कैपिटल। तो इन कंपनीज का, इन सोसाइटी का पैसा किस फॉर्म में लगा होगा? शेयर कैपिटल फॉर्म में लगा होगा, ठीक है। दीज फंड आर यूज, और ये जो मेंबर्स ने पैसा लगाया होगा किस फॉर्म में? शेयर कैपिटल में, उसका यूज किया जाएगा लोन देने के लिए मेंबर्स को इजी टर्म। इजी टर्म का मतलब अच्छी टर्म और कंडीशन पर, ठीक है। और इस फंड का यूज मेंबर्स को किस लिए किया जाएगा? पैसा देने के लिए, लोन देने के लिए इजी टर्म्स पर। ये आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, समझ गए? ये क्या है आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब इस सोसाइटी के मेन ऑब्जेक्टिव पर आ जाइए कि इस सोसाइटी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर्स। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण बोलते हैं, ठीक है। और मनी लैंडर का मतलब जो पैसा उधार देते हैं मार्केट में। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण करना, ठीक है ना। इसमें यह बताया गया है कि इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मेन मकसद है कि जो इनके मेंबर्स हैं उनको बचाया जा सके। मनी लैंडर का मतलब जो मार्केट में पैसा उधार देते हैं उनके शोषण से बचाया जा सके। आप देखेंगे मार्केट में पैसा चाहिए तो ये क्या करते हैं? पैसा लेंगे तो कोई 10% का ब्याज लेता है, ठीक है। तो उस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है ये सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर क्या प्रोवाइड करती है? लोन, ठीक है। पहले आप मूवी देखते हैं, मूवी में देखते हैं कि जो गांव में लोग होते हैं, ठीक है ना, वो अगर किसी को लोन चाहिए तो बहुत ज्यादा हैवी कंडीशंस लगाते हैं और बहुत ज्यादा ब्याज पर वो पैसा देते हैं। तो उस कंडीशन से बचाना ही मेन मकसद है इस सोसाइटी का, कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको मनी लैंडर का मतलब जो पैसा उधार देते हैं उनके शोषण से बचाया जाए। सेकंड, टू एंश्योर लोन ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मेन मकसद है कि जो मेंबर्स हैं उनको इजी टर्म और कंडीशन पर लोन दिया जाए और कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाए। क्लियर हो गई बात? कैसे दिया जाए लोन? इजी टर्म और कंडीशन पे दिया जाए और कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाए। थर्ड, टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। और इसका मेन मकसद है कि जो मेंबर्स हैं उनके बीच में सेविंग की हैबिट्स को प्रमोट करना। किसकी हैबिट्स को? सेविंग की हैबिट्स को प्रमोट करना। इतनी बात क्लियर हो गई? तो जल्दी से इसका कंक्लूजन कीजिए। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मतलब समझे। इसके अंदर वो पीपल्स आते हैं जिनके पास लिमिटेड मीन्स होता है। लिमिटेड मीन्स का मतलब पैसे की शॉर्टेज होती है, और यदि ये मार्केट से इंडिविजुअली पैसा लेने जाएंगे तो इन्हें आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को क्या करती है? इजी टर्म और कंडीशन पर लोन प्रोवाइड करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? इस सोसाइटी में पैसा किस फॉर्म में लगाया जाएगा? शेयर कैपिटल। जो मेंबर्स कैपिटल लगाएंगे वो किस फॉर्म में लगाएंगे? शेयर कैपिटल फॉर्म में लगाएंगे, और उस फंड का यूज किया जाएगा मेंबर्स को क्या देने के लिए? लोन देने के लिए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या बताया? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि इस सोसाइटी का मेन मकसद है कि मेंबर्स को किससे बचाना? मनी लैंडर के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। सेकंड क्या है? कि मेंबर्स को इजी टर्म और कंडीशन पर और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराना। और थर्ड, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में सेविंग की हैबिट्स को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये था हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। जो नेक्स्ट है वो हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने 4 टाइप के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की।
फर्स्ट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। थैंक यू।